हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल डिस्कशन। डेट है आज की 19 अगस्त 2025। देखो, सुमित सर आज ट्रैवल कर रहे हैं, सिटी से बाहर हैं, इस वजह से ये वीडियो आज फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है। बट पॉइंट इज़ कि कल सुमित सर रिज्यूम कर लेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है जी। तो पॉइंट ये है कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो हमारा जो आर्टिकल रहेगा दैट इज़ रिलेटेड टू GST 2.0, एक ऐसा रिफॉर्म जो कि इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाएगा। समझेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज, उनका क्या रोल है वो समझेंगे। और दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड, कि इसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स की जब बात होती है तो वो फेल होते चले जा रहे हैं, क्यों, समझेंगे। तो दो आर्टिकल्स है, दोनों को देखते हैं। सबसे पहले GST 2.0, अ टैक्स रिफॉर्म दैट कुड डिलीवर अ मोर कॉम्पिटिटिव इंडिया। GS पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको पता है कि हमारे पीएम साहब जब 79th इंडिपेंडेंस डे के दिन अपनी स्पीच दे रहे थे तो उस टाइम पर उनके द्वारा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दी गई कि भाई जीएसटी में हम रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो रिफॉर्म्स वाकई में बड़े काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ हमें चाहिए, जिस तरीके की डोमेस्टिक डिमांड को हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स को जितना हम रिड्यूस करके चलें उतना बेनिफिट है। सीधी बात है, टैक्स रेट्स कम होंगी, टैक्स का बर्डन अगर कंज्यूमर पे कम होगा तो सीधी बात है डिस्पोजेबल इनकम जिससे हम खरीदारी कर सकते हैं वो बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी बढ़ने का स्कोप बन जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिफॉर्म्स जो हैं ये इंडिया को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना देंगे, ये बात यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ पर तो 8 साल पहले, लगभग 2017 की बात करें, 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम से देखा जाए तो आज तक हमारे देश में जीएसटी को लेकर के कई चेंजेस हुए हैं, पर स्लैब स्कोर इनको लेकर के जो चेंजेस हुआ है वो पहली बार है। वैसे देखा जाए तो जीएसटी लाने का जो काम था वो मेन पर्पस था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो लगते हैं, जिसमें मोटी मोटी देखें तो टैक्स का असर जो है वो तो कंज्यूमर पे आता है, हमारे जैसे इंडिविजुअल्स पे, पर उसको पे कौन करता है गवर्नमेंट को? जो मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस वाले हैं, बीच में जो डीलर्स हैं, वो लोड हमारे ऊपर है बट पेमेंट उनके द्वारा किया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट थे, लगभग 17 तरह के डिफरेंट टैक्सेस हुआ करते थे। उनको सब्ज्यूम करके एक सिंपल टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। वो टैक्स आज सेकंड फेज में एंटर कर रहा है। सेकंड फेज क्यों? क्योंकि अब उसमें कुछ चेंजेस का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। नंबर 1, एक तो स्ट्रक्चरल रिवीजन। यहां पर कोशिश की जा रही है कि जो रेट्स के स्लैब हुआ करते थे, जिसमें 5% का भी आपने सुना होगा, 5 हो गया या 8 हो गया, 5, 8, 12, 18, ठीक है, 28, फिर 5, 12, 18, 28, इस तरीके से कई वेरिएंट आए थे, है ना, टैक्स रेट्स के, जीएसटी की बात करें। अब उसको रिड्यूस करके सिंपल 2 स्लैब्स में लाने की बात हो रही है, जिसमें बात हो रही है 5% एंड 18%। रिमेनिंग जो है वो सारी स्लैब्स हैं वो हटाई जा रही है। दूसरा, जब टैक्सेशन का लोड कम आएगा तो ईज ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली प्रमोट होगी, और यही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखा जाए तो आज हम जिस आत्मनिर्भर भारत को बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये GST 2.0 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आज के समय जो चैलेंजेस हैं जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन में, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है आपका कि जिस तरीके की एक तरीके की स्ट्रक्चर पे ऑपरेट जो कर रहा है जीएसटी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो एस्पिरेशंस है हमारे देश की वो फुलफिल करते हुए आगे बढ़ना है, जिसके चलते आज जो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि हम हमारा एक्सपोर्ट जो करना चाहते हैं उस पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो उसको हमें काउंटर करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें जो कुछ भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उनको टैकल करना होगा। पर्टिकुलरली हम जीएसटी की बात करें तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स इन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। अब देखो कौन कौन से कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। यहाँ पे सबसे पहला इशू आता है दैट इज रिलेटेड टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। होता क्या है, जनरली अगर हम देखें तो टैक्स का इस तरीके से सिस्टम होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स का, कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो उसके लिए जो इनपुट रिक्वायर्ड है ना, उसके ऊपर तो टैक्स कम हो, और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे, फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे डेवलप हो, वैसे वैसे टैक्स उसका बढ़ता जाए। बट हमारे यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। मतलब कि इनपुट जो यूज होता है, मान लो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो रॉ मटेरियल पे तो टैक्स ज्यादा लग रहा है और जो फिनिश्ड गुड है उस पे टैक्स कम लग रहा है। तो आप सोचो कि ये अपने आप में कितनी आयरनी वाली सिचुएशन है कि आप रॉ मटेरियल पे टैक्स बढ़ा दोगे तो क्या कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनकरेज फील करेगी। दूसरा, हमारे यहां पर सीधा एक सिस्टम चलता है जीएसटी में, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट शुरुआती स्टेज पे तैयार हो रहा है ना, मान लो कि रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट के तौर पे कुछ डेवलप कर रहे हो इनिशियल स्टेज में, कुछ प्रोडक्ट का पार्ट, वहां पर आपने जीएसटी लगा दिया 18%, और फिर जैसे ही ये फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे डेवलप हुआ और फाइनल स्टेज के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है केवल 12%। तो ये अपने आप में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का एक आपका सिस्टम तैयार हो गया। अब आप क्या देखते हो कि जीएसटी में क्या होता है कि एक बार अगर टैक्स दे दिया गया किसी भी प्रोडक्ट की प्रोसेस के ड्यूरिंग, मान लो शुरुआत में आपने 18% टैक्स दे दिया, तो नेक्स्ट स्टेज पे जो भी टैक्स देगा वो 18% वाला टैक्स नहीं देगा, वो एक अलग से जो स्टेज का जो टैक्स लगना है वो लगेगा। अब आप सोचो कि जो बंदा 12%, जिस स्टेज पे 12% टैक्स लग रहा है वो फाइनल स्टेज है और इनिशियल स्टेज पे 18% टैक्स लग गया, तो आप सोचो कि 18% वाला जो टैक्स जो ऑलरेडी लग चुका है उस प्रोडक्ट पे, उसको फाइनल स्टेज वाला जो डीलर है वो क्लेम कर सकेगा। प्रैक्टिकली सोचो कि 18% टैक्स दिया हुआ है, 12% उसको देने की बात है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो सिस्टम है, जो कि ऑलरेडी जीएसटी दिए होने के बेसिस पर नेक्स्ट स्टेज वालों को बेनिफिट दिया जाता है कि भाई आपको अब दोबारा टैक्स पे टैक्स नहीं देना। अब इनिशियल स्टेज पे 18% लग गया, अब आपका ये काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज में जो भी आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स तैयार हो गए, अब उन पार्ट्स को असेंबल करने का जो प्रोसेस होगा उस पे ही टैक्स लगेगा, ना कि जो पार्ट्स बनाने का प्रोसेस जिस पे 18% ऑलरेडी लग चुका है। तो इसमें क्या होता है कि टैक्स बर्डन जो है वो रिड्यूस होता है। बट पॉइंट इज कि इन्वर्टेड टैक्स ड्यूटी के चलते यहां पर प्रॉब्लम आती है कि आप शुरुआत में 18% लगा रहे हो, जब तक प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे डेवलप होता है तब 12% लगा रहे हो। तो यहां पर जो गणित बैठानी होती है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मैकेनिज्म है ये आपका प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता जब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आप डिफरेंट सेक्टर्स में देखते हो। इसका खामियाजा क्या होता है? खामियाजा ये होता है कि 18% पहले लग गया, 12% ये लग गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट सही से सेटल हुआ नहीं, तो 18% और फिर उसके ऊपर 12% आप और लगा दोगे, तो कुल मिलाकर के कॉस्ट राइजिंग होगी कि नहीं, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाएगा तो महंगा बिकेगा। इसके चलते पूरा वैल्यू चेन सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। जबकि जीएसटी का सिस्टम क्या है कि अगर इनिशियल स्टेज पे कोई टैक्स लग गया तो उसकी नेक्स्ट स्टेज पे कोई अगर टैक्स लगेगा किसी भी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के दौरान, तो उस केस में जो इनिशियल पे लग गया ना उस पे दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब जो एडिशनल काम हो रहा है सेकंड स्टेज पे या नेक्स्ट स्टेज पे उसी पे टैक्स देना होगा। बट 18% आप पहले दे रहे हो, 12% आप बाद में दे रहे हो, तो 18% देने के बाद में 12 वाले को 12% देने पर अगर वो क्लेम करने लग जाए जीएसटी का, तो ऐसे तो फिर गवर्नमेंट नुकसान में चली जाएगी। फिर ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर ये कहना शुरू हो जाता है कि अजी नहीं यार, तो आपका ऐसा नहीं सेट होगा, आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट कॉस्ट राइज हो जाती है। तो ये एक डिस्टॉर्शन वाली सिचुएशन हो गई, पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो अगर ये स्ट्रक्चरल जो भी लैक्यूनाज है, कमियां हैं, इनको अगर हम सेटल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ा देंगे। और हम जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे ले जाना चाह रहे हैं ना, कि भाई सीधी बात है हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बिकें, तो वो ऑटोमेटिकली मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट है, इसमें आप देखो कि अलग अलग टैक्स स्लैब होने के चलते कौन सा प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर स्लैब में आएगा उसको लेकर के भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो उसको भी सेटल करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि कोई भी प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आएगा, कौन सी 5% वाली में आएगा, 18% वाली में आएगा, जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कि देखो जी हम इस प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो हमें 5% देना है या 18% देना है या फिर कुछ और प्रोविजन वहां पर होंगे। कहने का मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी रह जाएगी ना, तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आता है। सीधी बात है कि हमारा प्रोडक्ट पे इतना टैक्स इंपोज होगा तो हम इतना गणित तो लगाते हैं ना कि भाई हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। तो दूसरा ये रिजॉल्व करने का मुद्दा बन गया कि आप क्लासिफिकेशन वाला जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करने का काम। नहीं तो क्या होता है केस पे केस, आगे से आगे फिर अनसर्टेनिटी और बनती है, फिर वो बाबू वाला खेल आ जाता है, रेड टेपिज्म वाला, कि अगेन जीएसटी ला तो दिया पर उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है, इसके चलते फिर बाद में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा। तो दूसरा मुद्दा आ गया आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तीसरा मुद्दा आता है रेट रैशनलाइजेशन। जैसा मैंने बताया
कि अभी हमारे पास में डिफरेंट स्लैब्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो टारगेट ये है कि सिर्फ 2 ही रेट्स इंट्रोड्यूस कर दे, जैसे मैंने बताया 5% और 18% का एग्जाम्पल के तौर पे। तो पॉइंट इज कि जब ये 2 रेट्स में इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो एकदम क्लियर है कि हाँ जी, या तो 5% टैक्स देना है या 18% टैक्स देना है, और वो डिपेंड करेगा मेरिट पे। सीधी बात है, कोई प्रोडक्ट है जो कि असेंशियल गुड्स के तौर पे कंसिडर होता है कि यार ये तो बेसिक नीड्स को फुलफिल करने वाला है, तो वहां पर टैक्स को 5% या मिनिमम कर दो, 0 कर दो, राइट। और जो गुड्स एस्पिरेशनल है, जो लग्जरी गुड्स हैं, उनके ऊपर आप टैक्स बढ़ा सकते हो, जिन पे 18%। तो इससे क्या हो गया कि एक क्लैरिटी आ गई टैक्स रेट को लेकर के, इसको हम बोलेंगे रेट रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये भी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है हमारी ग्रोथ स्पीड को, और जो रेट्स में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है वो बहुत हद तक रिड्यूस होगी। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो टैक्स कंप्लायंस में ज्यादा मतलब आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगी, बजाय कि टैक्स चोरी के। टैक्स इवेजन जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लग जाएगा जब क्लैरिटी रहेगी कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर टैक्स स्लैब में आ रहा है। इसके अलावा देखें तो ये तीनों मुद्दे क्लियर हो गए जो चैलेंजेस है। फिर आ जाओ कि जिस तरीके से ये जो टैक्स स्लैब और ये स्ट्रक्चरल वेरिएशन को आप सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, इससे फायदा किसको होगा? कॉमन मैन को। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने बताया कि टैक्स पे तो करते हैं इंडस्ट्री वाले, है ना, बट एक्चुअल में टैक्स का बर्डन आता है कंज्यूमर पे। तो एक तो टैक्स रेट्स का रिड्यूस होने का मतलब हमें बेनिफिट होगा, दूसरा फार्मर्स और एमएसएमईज को भी बेनिफिट होगा, जिससे कि उनको अपनी शुरुआती जो स्टेज होती है वहां पर जीएसटी के झोल में अटक करके अपनी जो एक कंसंट्रेशन करनी होती है, फोकस करना होता है अपने अपने खुद के बिजनेस पे, वहां पर वो कर पाएंगे। साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो सीधी बात है डिमांड बढ़ेगी। मैंने बताया कि टैक्स रेट अगर रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो वो खर्च करने भी ऑटोमेटिकली राइज कर देंगे। ठीक है, तो ये रेट रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और इसको जितना ट्रांसपेरेंट मैनर में हम इंप्लीमेंट करेंगे उससे फायदा हर एक सेक्टर को दिखेगा, राइट। इन्वेस्टमेंट भी अपने आप आएगा। फिर बात आती है जीएसटी कॉम्पनसेशन की। आपको ध्यान हो तो जीएसटी जब 2017 में लाया गया था तो उस टाइम पर यह देखा गया था कि स्टेट्स ने भी अपने कई राइट्स ऐसे थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, जो कि जीएसटी काउंसिल के अंडर सब्ज्यूम कर दिया, चलो ठीक है साथ में मिलकर के टीम इंडिया की तरह काम करेंगे। बट सीधी बात है, कुछ स्टेट्स को यह पूरी आशंका थी कि अगर हम हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़ते हैं, क्योंकि जीएसटी का मतलब एक सेंट्रलाइज टैक्स हो गया जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ मिलकर के टैक्स इंपोज करती है, फिर अपने अपने शेयर डिवाइड करती है। बट कोई जरूरी नहीं है ना सभी स्टेट्स को जो पहले टैक्स कलेक्शन होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू वो वैसा का वैसा मिलने लग जाए। तो ऐसे में जिन स्टेट्स को लॉस का स्कोप दिख रहा था उनको कॉम्पनसेट करने के लिए यह मैकेनिज्म स्टार्ट किया गया था जीएसटी कॉम्पनसेशन का, और इसके लिए टैक्स पे टैक्स जिसको सेस बोलते हैं वो भी इंपोज किया गया। अब क्या होता है कि जो स्टेट्स शुरुआती तौर पर नुकसान में जा रहे थे उन लोगों के लिए कहा गया था कि चलो ठीक है 5 साल के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन स्कीम या ये जो मैकेनिज्म हम रन करेंगे, जिससे कि जिन भी स्टेट्स को जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन की वजह से उनकी रेवेन्यू में लॉस हो रहा है उनको कॉम्पनसेट किया जा सके, उनकी खानापूर्ति की जा सके। पर 2022 में ये टाइम खत्म होने वाला था, बट प्रोटेस्ट होने लगे कि भाई हमारा तो अभी भी नहीं सेटलमेंट हो रहा है, हम अभी भी जीएसटी के साथ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर इसको बढ़ा करके कॉम्पनसेशन सेस वाला मैकेनिज्म को ये आपका मार्च 2026 तक लागू कर दिया। अब मार्च 2026 तक ये इंप्लीमेंट होगा। मार्च 2026 में अगर जीएसटी कॉम्पनसेशन वाला जो मैकेनिज्म है ये रुक जाता है, क्योंकि अब आपको पास में मोटी मोटी बात करें तो 10 साल का टाइम मिल गया स्टेट्स को कि भाई आप जीएसटी के साथ अपने आप को सेटल कर लो, राइट। तो 10 साल के टाइम बाद में अगर जीएसटी वाला ये कॉम्पनसेशन का मैकेनिज्म रोक दिया जाता है तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा स्टेट्स को कॉम्पनसेटरी अमाउंट के तौर पे दिया जाता है वो अब गवर्नमेंट के पास बचेगा। अब क्या है कि गवर्नमेंट के पास में एक विंडो बन गई। कैसे कि एक तरफ तो गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स स्लैब्स है वो रिड्यूस की जा रही है, जैसे मैंने बताया कि 28% की स्लैब अगर खत्म होती है तो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू का कलेक्शन तो रिड्यूस होगा ही ना, बट दूसरी तरफ जो सरकार के ऊपर खर्चे का बर्डन है दैट इज बेस्ड ऑन जीएसटी कॉम्पनसेशन वो भी तो कम हुआ। इसका मतलब ये टैक्स रीस्ट्रक्चरिंग जो करने की कोशिश की जा रही है ये बिना कोई प्रॉब्लम के आसानी से हो पाएगी। तो ऐसे में जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वाला जो रोल है वो भी अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रुकना, अब जैसे कि मार्च 2026 डेडलाइन है इसकी कि हाँ भाई इसके बाद में ये कॉम्पनसेशन वाला मैकेनिज्म नहीं चलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर जाएगा, एक विंडो दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि चलो ठीक है आप इसको इंप्लीमेंट करिए। अब अगर टैक्स रेट को थोड़ा रिड्यूस भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, स्टेट्स को जो कॉम्पनसेशन देते हैं वो तो बंद हो ही गया, तो बर्डन रिड्यूस हो गया तो टैक्स रेट रिड्यूस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा
इन रिफॉर्म्स की वजह से मैंने बताया आपको कि टैक्स कंप्लायंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, नए बिजनेस और स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा। और आज आप देखो जमाना है टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सॉल्यूशंस का। भाई सीधी बात है, आज के टाइम पे क्या होता है, जीएसटी की जो रिटर्न्स फाइल होती हैं क्वार्टरली बेसिस पर, जो भी आपका रूटीन रहता है उस हिसाब से, तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर आपको जो गणित लगानी है वो पहले से ही अपनी कैलकुलेट कर लो और सीधा सबमिट करो। नहीं, पहले बहुत ज्यादा इशू आता था जीएसटी नेटवर्क पे, ठीक है। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी रिड्यूस होगा और चीजें एकदम स्मूथली रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ जिन लोगों को रिफंडिंग मिलनी है, जैसे मैंने बताया इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला, तो उसमें जिन लोगों को जीएसटी क्लेम करने का मौका मिलता है वो जीएसटी अपना आराम से क्लेम भी कर पाएंगे। और ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जहां पर इनपुट पे ज्यादा टैक्स है, आउटपुट पे इतना नहीं है, तो उसको भी सेटल कर देंगे ना, तो इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा कि एक क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई एक्चुअल में जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, और जो बीच में जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट या स्टेजेस हैं वहां पर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व हैं वो ऑटोमेटिकली अपना रोल क्लियरली समझ जाएंगे कि हाँ इतना हमारा रोल है, ये हमारे बेनिफिट से एंश्योर हो जाएंगे। तो आपकी क्लैरिटी ही फिर कॉम्पिटिटिव बना देगी हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट में। फिर आगे देखें, ऑर्डिनरी सिटीजन को तो आपको पता ही है ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव टैक्स सिस्टम मिलता है, तो उससे बेनिफिट होता ही है। बेनिफिट्स डेफिनेटली ईज ऑफ लिविंग को भी प्रमोट करेंगे। सीधी बात है, डिस्पोजेबल इनकम अगर लोगों के हाथों में बढ़ेगी ना, तो ऑटोमेटिकली ईज ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली राइज होती है। और इसका फायदा केवल बिजनेसेस को नहीं, सभी इंडिविजुअल्स को एक एक घर के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखो क्या चीजें हैं जिन पे अभी भी काम करना जरूरी। देखो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कदम उठाए हैं जो कि वेलकमिंग है, बट यहां पर अब इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए बाकी स्टेक होल्डर्स को भी आगे आना होगा, और उसमें पर्टिकुलरली हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। क्या करना है इंडस्ट्रीज को? नंबर 1, बिजनेसेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ में। जो भी जीएसटी काउंसिल अगर किसी भी मुद्दे को लेकर के कंसल्टेशन के लिए उनको इनवाइट करे, तो क्योंकि हर एक सेक्टर में अलग अलग तरीके से काम करने की जरूरत होती है, और उसको लेकर के इंडस्ट्रीज को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनका जो कंसल्टेशन होगा वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रांग फीडबैक का काम करेगा, और उसी के आधार पर फिर चीजों को चेंज किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, जिसके चलते जो चेंजेस हम लाना चाह रहे हैं वो चेंज लाए जा सके और बेनिफिट ओवरऑल मैक्सिमाइज किया जा सके। दूसरा, इंडस्ट्रीज को फुल और टाइमली कंप्लायंस के ऊपर रिलाई करने की जरूरत है। मतलब ये कि जीएसटी में जब आपको इतना रिलैक्सेशन मिल रहा है तो आप वहां पर बाईपास और टैक्स इवेजन पे ना जाएं। आप जीएसटी 2.0 के जो प्रोविजंस है उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन देखो, तो आपको वहां पर दिखेगा कि वाकई में बिजनेस हाउसेज में एक ट्रस्ट बिल्डअप होता हुआ मिलेगा कि हाँ जी हम भी अब जीएसटी में पार्टिसिपेट करें, राइट। जिससे कि फिर गवर्नमेंट भी फिर अलग डिफरेंट स्कीम्स और बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जीएसटी जो भी कंप्लाई करता है उनको। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इंडस्ट्रीज को जीएसटी अडॉप्शन को लेकर के एफिशिएंट मैनर में काम करने के लिए क्या क्या और चीजों पर काम करना चाहिए, उन पे एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आगे आने की जरूरत है। ठीक है, सीधी बात है कि चीजें दोनों हाथों से, ताली दो हाथों से बजती है। गवर्नमेंट ने अगर वेरियस चेंजेस ला दिए हैं तो वहां पर अब इंडस्ट्रीज को भी यहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। उनको दिखाना होगा कि कैसे रिफॉर्म्स जो हैं वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जिनकी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो फिर बाद में मॉडल की तरह, या आप जानते हैं ना स्टैंडर्ड की तरह बाकियों के साथ शेयर किया जाए कि भाई कैसे आप जीएसटी के साथ कंप्लाई करते हुए आपके प्रोडक्ट को इजी और सस्ते रेट पे बेच सकते हैं। इससे कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगा। चौथा, आपको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स में एंगेज करने के लिए जाने की कोशिश। मान लो कोई इशू अगर उलझ ही जाए, जैसे हमने देखा कि क्लासिफिकेशन को लेकर के बड़े डिस्प्यूट्स हैं, तो उनको सेटल करने के लिए आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में चले जाइए। इससे क्या होगा कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है या जीएसटी का जो सेगमेंट है उस पर इतना बर्डन ना रहे, और एक बीच का सा एक कहता ना कि रास्ता निकाल दिया जाए डिस्प्यूट का जो भी हो। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ जीएसटी अथॉरिटीज को आप टाइमली फीडबैक भी प्रोवाइड करो कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप चीजों को वर्केबल बना सकते हो। तो यहां पर एक सर्वसहमति कंसेंसस ड्रिवन रेजोल्यूशन पे काम करने की जरूरत है इंडस्ट्रीज को। फाइनली, कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म, इन सबको सब आप इकट्ठा करके ये बोल सकते हो कि कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ट्रस्ट को भी बढ़ावा देगा और एक इंप्लीमेंटेशन को भी एक्सेलरेट करेगा जीएसटी के को। तो इस तरीके से इंडस्ट्री का रोल भी यहां पर आ गया गवर्नमेंट की तरफ से जब कदम उठाया गया। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी 2.0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार रीचिंग आउटकम्स हमें देने वाला है। सिंप्लीफाइड रेट्स हैं, और सिंप्लीफाइड रेट्स होने के चलते हैं ट्रांसपेरेंसी, साथ ही साथ तो ऑटोमेटिकली आपको कंप्लायंस भी देखने को मिलेगी, है ना। अब जब टैक्स रेट रिड्यूस होगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने का स्कोप है। ठीक है, इसके अलावा जब टैक्स
कंप्लाइंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स बेस भी इंक्रीज हुआ। सीधी बात है कि आप टैक्स रेट्स को जब रिड्यूस करते हो तो ऑटोमेटिकली टैक्स कलेक्शन आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ऐसे में टैक्स जो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये अपने आप में हमारी इकोनॉमी को भी एक स्टिमुलस देगा। इंटरनेशनली जितने चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है उसमें हम हमारी डोमेस्टिक डिमांड को जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमारी रेजिलियंट इकोनॉमी बनेगी। ऐसे में इसका एक और बेनिफिट होगा कि जब टैक्स रिड्यूस होगा तो सीधी बात है प्रोडक्ट कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, ऐसे में इन्फ्लेशन भी रिड्यूस होगी। अब जब इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल होगी ना तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके द्वारा और थोड़ा रिलैक्स अप्रोच अपनाई जा सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में, जिसमें वो जैसे ही लोन की रेट या इंटरेस्ट रेट या फिर आप कहो कि जो आपकी जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट जिसको बोलते हैं, वो जैसे रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बनती है अपने आप ही। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीएसटी 2.0 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिफॉर्म है जो कि इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाएगी ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना था। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने से संबंधित ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, अभी के टाइम पे प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने से संबंधित मीटिंग्स बैक टू बैक हो रही हैं, बट आउटकम कुछ नहीं निकल रहा। ये 2022 के बाद में छठी बार अटेम्प्ट किया जा चुका है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा कि सभी मेंबर नेशन साथ मिलकर के प्लास्टिक पोल्यूशन पे एक सर्वसहमति तैयार कर ले, कंसेंसस तैयार कर ले और एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि इस मेनेस को कंट्रोल किया जा सके। बट प्रॉब्लम इज कि सब मेंबर्स में कंसेंसस लाना नियर टू इम्पॉसिबल हो चुका है। डिसएग्रीमेंट आ रहे हैं किस बात को लेकर के, क्योंकि एक पॉइंट ये आता है कि प्लास्टिक को एलिमिनेट अगर हमें करना है तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है, प्लास्टिक का जो सोर्स है वहीं पर प्रॉपर अगर हम उसको रेगुलेट कर दे तो हमें आउटकम अच्छे से देखने को मिल सकता है। तो यहां पर प्लास्टिक को ही एलिमिनेट करने पे बातचीत की जब शुरुआत हुई यूएनईपी की छठी अटेम्प्ट के अंदर, तो आउटकम वहां पर कुछ नहीं मिला। सभी कंट्रीज अपने हिसाब से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो नतीजा ये होता है कि जो चीज होनी है वो होती ही नहीं है। ठीक है, आज पॉलीथीन हर तरफ आपको फैली हुई दिख जाएगी, तो ऐसे में हमें ये एक सिविक क्राइसिस के तौर पे देखना होगा कि कैसे ये प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे लिए खतरा बनता चला जा रहा है। आप इंडिया का केस स्टडी देखिए, हमारे देश में प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन की बात करें तो 3.4 मिलियन टन हर साल इतना हमारे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और उसमें रिसाइकिल करते हैं केवल 30%, मतलब 70% तो ऐसे ही आपको बाहर रोड पे या डंपिंग यार्ड्स में खुला पड़ा मिल जाएगा। वहीं प्लास्टिक कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया में जो आप देख सकते हो 2016-17 में प्लास्टिक कंजम्पशन था 9.7% तक का, 14 मिलियन टन का, जो कि 9.7% बढ़ करके 2019-20 में 20 मिलियन टन तक चला गया। इसका मतलब प्लास्टिक कंजम्पशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और उसमें भी आप हमारे यहां पर देखोगे ना तो सिंगल यूज प्लास्टिक के 20 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जैसे कि कप आ गए प्लास्टिक के, स्ट्रॉज आ गई, स्पून्स आ गई, ऐसे 20 सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है एक बार यूज किया फेंक दिया है ना, उनके 20 डिफरेंट आइटम्स को तो बैन किया हुआ, उसके बावजूद भी हमारे यहां पर प्लास्टिक कंजम्पशन रुक नहीं रहा है। आप देखो कि इसमें लोगों के बिहेवियरल चेंज को तो देखा गया है, बट अगेन वही बात कि वेस्टेज ही इतना ज्यादा होता है कि हल्का फुल्का कोई बिहेवियरल चेंज हो जाए कि चलो ठीक है प्लास्टिक चम्मच मार्केट से ना खरीद करके डिस्पोजेबल के नाम पर हम लकड़ी की चम्मच लेकर के आ जाएं, राइट। बट पॉइंट इज कि वहां पर ये बिहेवियरल चेंज उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा जितना कि रिक्वायर्ड है, राइट। ये जो चीज है यही ग्लोबल पिक्चर भी साफ साफ दिखाई देती है। इंडिया एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल होल, तो उसमें आप देखोगे तो ग्लोबली भी ये प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। कैसे? यूएनईपी के द्वारा बताया हुआ है कि वर्ल्ड ओवर प्लास्टिक कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 430 मिलियन टन, जिसमें आप देखो कि 2/3 जो है वो ज्यादातर शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अगेन यूज किया और खत्म, फिर वो जल्दी से वेस्ट में बन जाते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि जितना प्लास्टिक आपने प्रोड्यूस किया उसका 46% प्लास्टिक वेस्ट जो है वो तो लैंडफिल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, 22% को बहुत बुरे तरीके से मिसमैनेज किया जा रहा है। मतलब ये कि वो आपकी रोड पर, आपके आसपास के एरिया में बिल्कुल एक कचरे की तरह ही बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है। तो प्लास्टिक मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक चैलेंज है। 2019 में प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का तो आपको पता ही है बनता कैसे है, जो क्रूड ऑयल या फिर जो भी हम फॉसिल फ्यूल निकालते हैं उसमें प्रोसेसिंग के बाद में जो स्लरी बचती है उससे हम प्लास्टिक बनाते हैं।
तो वो प्लास्टिक की बात करें तो ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इतना जो ऑलरेडी हमने क्वांटिटी देखी, अब उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है। बताया जा रहा है कि 1.8 बिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ 2019 में, जो कि जितना 2019 में ग्लोबल एमिशन था उसका 3.4% रहा। तो ये अपने आप में सीधा इशारा करता है कि ये डायरेक्टली एनवायरमेंट को कितना इंपैक्ट कर रही है, और सीधी बात है इसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। प्लास्टिक आज देखें तो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होने की वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आज कोई भी कंट्री पहले जो एफर्ट लिया करते थे उस एफर्ट की तरफ जा ही नहीं रहे कि प्लास्टिक को हमें कैसे मैनेज करना है कैसे नहीं। हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचने लग गया, राइट। आज प्लास्टिक जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, लगातार जब एनवायरमेंट में एक्सपोज पड़ा रहता है तो वो हमारी फूड चेन में ह्यूमन बॉडी, एनिमल, मरीन फूड सिस्टम सबको डिसरप्ट कर रहा है। इवन जो आइलैंड नेशंस हैं उनके तो हाल ऐसे हैं कि उनके किनारों के आसपास में प्लास्टिक की लंबी लेयर तक इकट्ठा होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर आ रहा है। इसके अलावा जो ग्रैन्युलर प्लास्टिक है, जब प्लास्टिक धीरे धीरे डिक्लाइन करके टुकड़ों में टूट जाता है, तब आप क्या देखते हो कि वो माइक्रो प्लास्टिक तो और ज्यादा खतरनाक होता है जब फूड चेन में उसकी एंट्री हो जाए। तो क्या किया जा सकता है इसका तरीका यह है कि जब आप प्लास्टिक को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हो तो प्लास्टिक को प्रॉपर मैनर में रिड्यूस करो एट सोर्स, उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दो। पर प्रॉब्लम है कि सभी कंट्रीज यहां पर एक तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं। सब लोग अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। तो यहां पर जरूरत है ट्रीटी लिंक टॉक्स की। मतलब ये कि जो भी कंट्रीज अपने देश को एक तरीके से प्लास्टिक फ्री बनाना चाहते हैं, उन कंट्रीज के द्वारा एफर्ट ये करना चाहिए कि भाई कुछ देश तो चाहते ही है ना भाई प्लास्टिक फ्री एनवायरमेंट हो, तो उनके द्वारा ये किया जाए कि कोई भी अगर ट्रीटी साइन हो दूसरे कंट्रीज के साथ तो वहां पर प्लास्टिक के बारे में प्रोविजन साफ साफ किया जाए कि भाई आपके यहां पर जो प्लास्टिक प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एफर्ट करने होंगे। जब तक सभी कंट्रीज मिलकर के काम नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम खत्म होना बहुत दूर की बात है। बट पॉइंट इज कि जो लोग जो कंट्रीज चाहते हैं वो तो कम से कम अपने लेवल पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। बाकी वही बात कि वो समय जा चुका है जब कुछ कंट्रीज सोचते थे कि एनवायरनमेंट वाकई में ग्लोबल कॉमन गुड है, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो पुराने दिन थे। आज हर कोई अपने हिसाब से सोचने की कोशिश करता है। अगर प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया जाए तो शायद ये चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक ना हो, बट मैनेजमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। प्रोड्यूस किया, यूज किया और उसको वेस्ट में बना करके फेंक दिया। ये जो टेंडेंसी है ये मामला सबसे ज्यादा बिगाड़ रही है। 2 आर्टिकल्स थे, दोनों यहीं खत्म। थैंक यू वेरी मच।